फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में ये हमारा सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री को जाना था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देख लें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 के बारे में, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। पहले हम ओवरऑल रिव्यू याद कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है कि टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, जिसे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्केड्यूल्स टोटल 8 थे, ये हम इनिशियल बात कर रहे हैं अभी, जो कि अभी 12 हो गए हैं। पहले 8 थे, अभी 12 हो गए हैं। और टोटल अमेंडमेंट टिल 2020 जो है, कितनी अमेंडमेंट हुई है? 104। जनवरी 2020 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था। तो ये तो हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि भी जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो किस तरह से बना हुआ है, उसकी टेरिटरी और यूनियन के बारे में बताया गया है पार्ट 1 में, फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। तो आज का वीडियो पार्ट 1 है। देखिए, सबसे पहले हमने, जैसे पिछले वीडियो हमने बात की थी कि आपने एक देश बना लिया, हमारा कंट्री इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, ये बन गया है। अब इसको हमने क्या नाम देना है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होगी, कैसे इसकी टेरिटरी होगी, ये सब बातें बताई गई हैं पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 फिर हम सिटीजनशिप की बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आर्टिकल 1 पे सबसे पहले हम आए तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें थोड़ा सा लोगों में आपस में कंट्रोवर्सी हुई। किस बात को लेकर? कुछ ने कहा कि हमारा नाम भारत होना चाहिए, और कुछ ने मॉडर्न नाम के लिए भी एडवोकेसी किया कि नहीं, हमें तो मॉडर्न नाम चाहिए, इंडिया चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया कि इसमें दोनों नाम को रख दिया गया। इंडिया, दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए, अभी जैसे यूएस का जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वो वहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है। इट मीन्स दो स्टेट कैन secede फ्रॉम द इट्स टेरिटरी, वो छोड़ सकते हैं उसको, बट यहाँ ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सारे स्टेट एक दूसरे से भले ही अलग हो, लेकिन वो फिर भी एक ही है। सेंटर यहाँ पे पावरफुल है, यानी कि ये शो करता है हमारे क्वासी फेडरल नेचर को, कि स्टेट को हमने पावर भी दिया है और स्टेट को इंडिपेंडेंट भी नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है। द स्टेट एंड टेरिटरी देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। टोटल 8 शेड्यूल थे, जो अभी बढ़ के 12 हो गए हैं। और उसके फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि स्टेट और टेरिटरी क्या होंगी। भाई, हरियाणा का कैसे होगा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात, सब वहाँ पे आप देखेंगे तो 2 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की लिस्ट दे रखी है। अब देखिए, ये बात कर रहा है टेरिटरी की। यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स सभी स्टेट को मिला के एक इंडिया बनता है, भारत बनता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसे बनेगी? अभी जो टेरिटरी हमारे बॉर्डर कैसे बनेगा, इसमें कहा कि द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, सभी स्टेट्स की टेरिटरी जो है वो क्या होगी? इंडिया को बनाएगी। अब स्टेट ही थोड़े हैं हमारे पास। अभी अगर आज की डेट में हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। यही है। तो यूनियन टेरिटरी का भी रोल आ गया। यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में देखेंगे आप तो यूनियन टेरिटरीज दे रखी हैं, जैसे दिल्ली है, तो चंडीगढ़ है, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। एंड सच टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, ऐसी कोई भी टेरिटरी जिसको हम एक्वायर कर लेते हैं। जैसे हमने सिक्किम को लिया था, फिर सिक्किम को छोड़ भी दिया। तो इस तरह से ये पूरा आर्टिकल 1 आपका डिफाइन करता है अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री।
अभी आर्टिकल 2 पे चलते हैं। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अभी जब आर्टिकल 3 हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हम इनके बारे में आर्टिकल 3 के साथ ही बात करेंगे। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स और ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पार्लियामेंट को फुल पावर दे दी गई है, पैरामाउंट पावर है पार्लियामेंट का। इट मीन्स भाई किसी भी टेरिटरी को अगर वो इंडिया में अंदर इंक्लूड करता है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि उसका मर्जी है, उसका टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, ये सब उसके पास है। आर्टिकल 2 जो है यहाँ पे दो तरह की पावर देता है। पहला है पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट एंड न्यू स्टेट, एक न्यू स्टेट के बारे में, न्यू स्टेट को इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। और दूसरी पावर यहाँ पे क्या देता है कि एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। समझ रहे हैं। आर्टिकल 2 जो है यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, आर्टिकल 2 उस टेरिटरी की बात करता है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, अभी इंडिया का पार्ट नहीं है। कल को मान लीजिए हमने भाई पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया, अगर पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया तो उसे हम इंडिया में इंक्लूड कर लेंगे उस टेरिटरी को, तो दैट विल बी अंडर आर्टिकल 2। जबकि आर्टिकल 3 जब हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 3 भी सेम तरह की बात करता है, लेकिन वो कह रहा है कि जब आपने आंध्रा से तेलंगाना बना दिया, पंजाब से हरियाणा बना दिया, वो वाली पावर की बात करता है। लेकिन ये ऐसे स्टेट की बात करता है जो कि देखिए जो आपका आर्टिकल 2 है ये क्या करता है, ये करता है नया स्टेट बनाना। आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंजेस। इन दोनों इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा। आर्टिकल 2A कहता है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। देखिए आर्टिकल 2A क्या है कि 35th अमेंडमेंट में ये इंडिया में पार्ट बना और 36 में चला गया। दो ही चीज़ याद रखनी है आपको कि 35th में आया और 36 में चला गया। अब आ जाइए आर्टिकल 3, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 3। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। भी उनका नाम बदला जा सकता है, उनकी टेरिटरीज को अल्टर किया जा सकता है, नए स्टेट फॉर्म किया जा सकता है। अभी तेलंगाना बना था, हरियाणा पंजाब से बना था 1962 में। तो इसी तरह से पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी भी स्टेट से उसको सेपरेट करके, यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी। ये देखिए टोटल पावर यहाँ पार्लियामेंट को दे दी गई है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी स्टेट का मान लीजिए भी कि कोई भी ऐसा सिटी है जो दूसरे स्टेट में आता, वहाँ तक बढ़ा दिया, यानी किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा भी सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं। किसी का बढ़ेगा तो किसी का कम भी होगा, तो किसी को डिमिनिश भी कर सकते हैं, एल्टर कर सकते हैं किसी का नाम। तो देखिए इसको किस तरह से याद किया जा सकता है। फर्स्ट इंक्रीज, देन डिक्रीज, एल्टर, बाउंड्रीज एंड नेम। ठीक है, इसको FIDAA इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप, और इसको एक सेंटेंस में भी याद कर सकते हैं। यानी फर्स्ट को नहीं, या फर्स्ट है मतलब फॉर्म अ न्यू स्टेट, पहली बार किसी स्टेट को बना देना, इंक्रीज कर देना, डिक्रीज कर देना, एल्टर कर देना, बाउंड्रीज को या नाम को। ये टोटल आपकी 5 कंडीशन आर्टिकल 3 में दी गई है। आर्टिकल 3 के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट केस मैं आपको बता दूं, बेरूबारी केस आप जरूर पढ़िएगा। बेरूबारी केस कब हुआ था? 1960 में हुआ था, जब बांग्लादेश यानी जो पहले पाकिस्तान हुआ करता था वहाँ पे हमारा कुछ डिस्प्यूट बना था। ये डिस्प्यूट हालांकि आफ्टर इंडिपेंडेंस ही था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये तो भाई हमारा पार्ट है, हमें दे दिया जाए। इंडिया के कुछ लोग थे जो उधर जाना चाहते थे, कुछ नहीं जाना चाहते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में एक वीडियो हम बनाएंगे ताकि इस केस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिख लें, आर्टिकल 3 के पास बेरूबारी केस 1960 बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो आर्टिकल 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 3 के साथ कुछ प्रोवाइजो दिए गए हैं। पहला प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कहता है कि नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस
of Parliament except on the recommendation of the President, and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries, name of any state, the bill has been referred by the President to the legislature of the state. देखिए सबसे पहले क्या है कि जब ये होगा, ये जब तक किसी भी हाउस में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, कब तक, जब से पहले ही जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे कि जिस स्टेट की बाउंड्रीज को आप अल्टर कर रहे हो, जिस एरिया पे अफेक्ट ये जा रहा है, तो ऐसे स्टेट की जो लेजिस्लेचर होगी वो वहाँ पे भेजेगा कि अपने व्यूज़ दो। व्यूज़ देने हैं तो व्यूज़ देने हैं, तो भी वो तो कब तक व्यूज़ देंगे, नहीं, विद इन सच पीरियड, कितने पीरियड में देना है, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस विद सच फर्दर पीरियड एज प्रेसिडेंट में अलाउ। भाई प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि उसको टाइम बता देगा कि इतने समय के अंदर आप दो, मान लीजिए अभी तेलंगाना का अगर एग्जाम्पल लें, तेलंगाना बनना था तो आंध्रा की लेजिस्लेचर जो होगी उसको प्रेसिडेंट भेजेगा कि भाई आप अपने व्यूज़ दो, वो अपने व्यूज़ देगी। उसके पास वो पावर नहीं है कि वो उसको रोक सकती है या उसमें अल्ट्रेशन मांग सकती है, बट वो अपने व्यूज़ देगी। दैट डिपेंड्स ऑन द अगेन प्रेसिडेंट। और कितने समय में देना है, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास आया तो भाई वो पॉकेट वीटो यूज़ कर लेंगे, ऐसा तो उनके पास है नहीं। तो प्रेसिडेंट जो टाइम उनको देगा उतने विद इन जो टाइम रेफर किया गया है उतने समय के अंदर उनको देना है। यानी कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री अल्टर करने से पहले जिस एरिया पे आप नाम बदल रहे हैं, जो हमने अभी बात की कि फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज अल्टर नेम एंड बाउंड्रीज, तो ये जो काम जिस स्टेट के साथ भी हो रहे हैं, जिस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, प्रेसिडेंट उसकी लेजिस्लेचर को ये भेजेगा। ये यहाँ पे इतना बताया गया है। एक्सप्लेनेशन 1 देखिए क्या कहते हैं कि इन दिस आर्टिकल क्लोज ए टू ई स्टेट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। ये क्या कह रहा है कि भाई जो ए से ई तक बताया गया है वहाँ पे जो स्टेट बताया गया है वो यूनियन टेरिटरी का है, लेकिन जो प्रोवाइजो में स्टेट है ये स्टेट है जहाँ पे आप भेज रहे हो उसके बारे में बात करता है। एक्सप्लेनेशन 2 कहते हैं कि पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लोज ए इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये कह रहा है कि भाई जो पावर दी है पार्लियामेंट को किसने, क्लोज ए ने, वो नया स्टेट फॉर्म करने की पावर भी देता है। बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूटी, किसी भी स्टेट की या यूटी की पावर को आपस में यूनाइट करके एक नया स्टेट बना सकता है, नई यूटी बना सकता है। समझ गए आप? जैसे पहले 29 स्टेट थे, 7 यूटीज़ थी, अभी 28 स्टेट हो गए हैं। स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर को भी 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हमारे पास। चलिए अब आर्टिकल 4 पे आने से पहले हम एक चीज़ यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, आपको मेरे हिसाब से कन्फ्यूज़न अगर हुआ है तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। देखिए आर्टिकल 2 जो है ये बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट। किसका एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट? ऑफ न्यू स्टेट। ओके, दैट आर नॉट, इसको नोट कर लें अपनी बुक में, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। समझ गए? तो ये इसके बारे में बात करता है जो इंडिया का पार्ट नहीं है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि आर्टिकल 3 जो बात करता है ये बात किसके बारे में कर रहा है? फॉर्मेशन की। या तो भी आप फॉर्मेशन कर रहे हैं या आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं या जो भी आप हमने अभी तक इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया के एग्जिस्टिंग स्टेट्स में है और ये इंडिया के एग्जिस्टिंग स्टेट में नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस डिफरेंस को अगर आपने समझ लिया
तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अभी हम आर्टिकल 4 को देखते हैं। देखिए आर्टिकल 4 पे जाने से पहले मैं आपको एक बार आर्टिकल 368 पे ले जाना चाहता हूँ। 368 क्या कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट कर सकता है। इट मीन्स पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके लिए इसको मेजॉरिटी कैसी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। 4 तरह की मेजॉरिटी होती है, उसके ऊपर भी हम अच्छे से बात करेंगे। यानी कि इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लगा लीजिए कोई गवर्नमेंट जो भी पावर में है वो चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकती है। तो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट को आर्टिकल 4 जो है एक अलग से पावर देता है कि इसको स्पेशल मेजॉरिटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। किसके लिए? जब ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 क्या करता है कि जो न्यूली एक्वायर्ड स्टेट्स हैं, यानी कि भारत से बाहर की किसी टेरिटरी को हम इंडिया में इंक्लूड करते हैं, तो वो पावर दी गई है किसको? पार्लियामेंट को। और आर्टिकल 3 में क्या है कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर जो है अल्ट्रेशन कर सकते हैं, बाउंड्रीज में, नाम में, ये हमने एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा है अभी। तो देखिए इन दोनों आर्टिकल्स के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा? बिल्कुल अमेंडमेंट होगा। तो क्या उसके लिए 368 चाहिए? नहीं चाहिए। यही आर्टिकल 4 का रूल है कि यानी कि ये एक ऑर्डिनरी बिल होगा। क्या होगा? ऑर्डिनरी बिल होगा। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। और देखिए जब भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई कानून बनाया जाता है, किसी को स्टेट बनाते हैं हम कैसे भी, चाहे वो बाहर से हो या अंदर से चेंजेज हों, तो 2 जगह पे चेंजेज होते हैं। एक होता है फर्स्ट शेड्यूल में, एक होता है 4th में। फर्स्ट में तो क्या है कि आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट दी गई है, और 4th में है जो काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए सीट्स के एलोकेशन है उसके बारे में बताया गया। अभी जब आपने तेलंगाना अलग बना दिया तो इन दैट केस क्या होगा? उसके लिए सीट्स का भी अलग देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आर्टिकल जो आपका शेड्यूल 4 है वहाँ भी अमेंडमेंट होगा और शेड्यूल 1 में भी अमेंडमेंट होगा। साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे कि जो सीडिंग हो, जैसे 100th अमेंडमेंट अगर आपने ध्यान हो आपको, तो जिसमें क्या हमने बांग्लादेश के साथ ये किया था बाउंड्रीज को लेकर के। तो इस सीडिंग की यहाँ पे बात की गई है। जब कोई अपना एक एरिया किसी दूसरी कंट्री को दे दिया जाता है, सीड कर दिया जाता है, तो इन दैट केस आल्सो 368 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया इसका ग्लिम्स कि एनी लॉ रेफर्ड इन आर्टिकल 2 और 3, यानी कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा प्रावधान जो आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बनाया है, सेल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो कहाँ कहाँ अमेंडमेंट होगी? फर्स्ट शेड्यूल में और 4th शेड्यूल में, 2 जगह पे अमेंडमेंट होगी। एज मे बी नेसेसरी टू गिव द इफेक्ट, यानी कि जो जो चेंजेस आपने किए हैं उन सारे चेंजेस को इफेक्ट में कैसे लाएंगे? शेड्यूल 1 में चेंज करेंगे, शेड्यूल 4 में भी चेंज करेंगे। एंड मे आल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोविजन एज रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड इन लेजिस्लेचर। भाई अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे ना पार्लियामेंट में वो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स में चेंजेस आ जाएंगे। वो आर्टिकल 4 कहाँ पे काम करेगा? सॉरी, आर्टिकल आपका शेड्यूल 4 वहाँ पे काम करेगा। अब ये तो हो गई पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ 368। ये बिल्कुल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों है? क्योंकि देखिए अमेंडमेंट तो यहाँ भी हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसे आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा, यानी कि इट विल बी अ ऑर्डिनरी बिल। ये ऑर्डिनरी बिल होगा। यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए आर्टिकल 3 के लिए, 2 के लिए। तो ये आर्टिकल 4 जो है ये क्यों बनाते? देखिए हुआ क्या था एक्चुअल में, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पेंसिली स्टेट्स के साथ ये उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप किधर भी जा सकते हो, इंडिया में या पाकिस्तान में। लेकिन भाई जब अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आर्टिकल 4 को यहाँ बनाया गया है। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि आर्टिकल 3 और 4 की जो पावर है पार्लियामेंट की, दीज आर पैरामाउंट एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड ऑफ लेक ऑफ लेजिस्लेटिव कंप्लायंसेस। पैरामाउंट पावर है भाई। तो ये आपका आर्टिकल 4 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप हमें मेल भी कर सकते हैं।
आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें और आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी कमेंट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के साथ साथ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में MK लीगल शिक्षा के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।